लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। एक बार फिर नए एनर्जी के साथ मैं लवलेश श्रीवास फिर से लवलेश मैथ्स में आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर रहेगा औसत। ठीक है, जिस पैटर्न में आपको सवाल मिलेगा वो नए पैटर्न पर आधारित होगा। जैसे आपके एग्जाम में सीजी व्यापम द्वारा पूछा जा रहा है, हम उन्हीं पैटर्नों को ध्यान में रखते हुए हमारे इस क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी आपके पास एवरेज के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से आज देखने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा औसत। औसत मतलब एवरेज। ठीक है, अब औसत होता क्या है भाई? सबसे पहला सवाल, तो औसत का मतलब होता है दोस्तों सभी प्रेक्षणों के योग, है ना। सभी प्रेक्षणों के योग को जब उनकी संख्या के साथ, है ना, जितने भी हमारे पास प्रेक्षण हैं उन सभी प्रेक्षण को उनकी संख्या के साथ भाग दिया जाता है, तो जो डेटा निकल कर सामने आता है उसको हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। लेकिन इस फार्मूला का यूज आप कहाँ करोगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है ना। तो ये जो फार्मूला है दोस्तों, इसका यूज तभी करना जब डाटा कुल मिलाकर कहा जाए तो लगातार ना हो, मतलब बिखरे हुए रूप में रहेगा, तब ज्यादा यूज करना बेहतर होता है। हर जगह आपको यूज करना नहीं है। अब बाकी सवालों में ये रेयर होता है, रेयर केस में ही आपको पहला वाला टर्म यूज करना है। बाकी केसों में होगा क्या भाई? बाकी केसों में हल करने के लिए कुछ ना कुछ मैं तरीका बताया हूं, नियम बताया हूं। यदि उन नियमों को हम ध्यान से पढ़ लें तो मुझे लगता है कि मैं औसत के हर एक सवालों को अच्छे से आपको समझा पाऊंगा और आप भी उन सवालों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है दोस्तों? जब सभी प्रेक्षण का योग निकाला जाता है, योग, तो योग का मतलब होता है औसत, और जितने भी प्रेक्षण हैं उनकी संख्या से जैसे हम गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? औसत मिल जाता है। अब मेन समझने वाली बात यह है कि मान लो एक परिवार में एक्चुअल में औसत है क्या भाई हमारे पास? तो मैंने कहा एक परिवार में 5 सदस्य हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक। आप ध्यान से देखना कि इन पांचों सदस्यों में कुछ बच्चे भी हैं, है ना, कुछ आपके पास जवान हैं और कुछ बूढ़े भी हैं। तो इनके खाने की कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। पता चल रहा है कि छोटा बच्चा 1 रोटी खाता है या 3 रोटी खाता है एक दिन में, है ना। उससे जो बड़ा होगा वो 4 रोटी खाता है, उससे बड़ा होगा वो 5 रोटी खाता है ना। उससे जो मुखिया होगा वो 6 रोटी, और जो उस घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, मैंने कहा 7 व्यक्ति है। हमने देखे कि इन 5 व्यक्तियों द्वारा खाए गए रोटियों की संख्या को यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, 3 4 5 6 7 करके। आ रहा है समझ में? अब औसत का मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये प्रेक्षण है हमारे पास, तो सभी प्रेक्षणों को जोड़ेंगे। आप कहोगे 3 और 4 कितना हो गया? आप कहोगे 7, 7 5 कितना हो गया? 12, 12 6 18, और 18 7 कितना हो गया? मैंने कहा 25। टोटल खाए हुए रोटियों की संख्या कितना दिखाई दे रहा है? तो मैंने कहा 25। ये 25 रोटी कितने लोगों ने खाया? तो मैंने कहा 5 लोगों ने खाया, तो 5 से भाग दे दूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में औसतन रोटियों की संख्या यदि देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि औसतन 5 रोटी के हिसाब से खाया होगा। और यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों औसत का। अब उसके अतिरिक्त यदि मैं नियम की बात करूं तो ध्यान समझना, पहला नियम क्या है? पहला नियम यह कहता है कि संख्याओं के बीच समान अंतर हो। यदि संख्याओं के बीच समान अंतर है, चाहे वो संख्या कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या ही क्यों ना हो। अब प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या में कौन कौन संख्या आ जाएगा भाई? तो आप कहोगे प्राकृतिक संख्या में 1 से प्रारंभ होने वाले सभी संख्या, है ना। तो ये संख्या हो इन्फिनिट तक, तो भी ये नियम लागू होगा। जितने भी आपके पास सम संख्या है, यदि मैं सम संख्या की बात करूं तो जितने भी आपके पास सम संख्या, जैसे हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इन संख्याओं पर भी ये लागू होगा। जितने भी आपके पास विषम संख्या है, विषम संख्या की बात करें तो जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होता है। तो जैसे 1 3 5 7, ये भी अनंत तक इन संख्याओं पर भी लागू होगा। इसके अतिरिक्त हम देखें तो यहाँ पर एक शब्द आया है गुणज। अब ये गुणज किसी का भी हो सकता है, 1 का हो सकता है 2 का हो, 3 का हो, 4 का, 5, जितने भी संख्या है उन सभी संख्याओं का गुणज हो सकता है। तो मैं गुणज के रूप में 7 का ले लिया, तो गुणज के रूप में हम 7 के पहाड़ा में आने वाले 7, 7 दूनी 14, 7 21, और 7 चौके 28, इसी प्रकार के अनंत तक हो सकते हैं 7 की गुणज। तो इन सभी गुणजों में ये नियम क्या करता है? फॉलो होता है। और इस नियम के अकॉर्डिंग ये बोला गया है
कि संख्याओं के बीच समान अंतर, आप देख पा रहे हो ना कि भाई 1 और 2 में 1 का अंतर है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, उसी प्रकार 3 और 4 में भी 1 का अंतर है। यदि मैं सम संख्या पर ध्यान दूं तो आप कहोगे कि ये 2 और 4 में अंतर 2 का है, 4 और 6 में देखूं तो भी अंतर 2 का है, 6 और 8 में भी देखूं तो भी अंतर 2 का है, मतलब मैं कह सकता हूं कि अंतर समान है। यदि मैं गुणज में देखूं तो 7 और 14 में 7 का अंतर है, 14 और 21 में 7 का अंतर है, 21 और 28 में भी आपको 7 का ही अंतर मिलेगा। मतलब इतने जो आपके पास अंक है, इन सभी अंकों पर ये नियम क्या होगा, डायरेक्ट फॉलो करेगा। तो नियम के अकॉर्डिंग ये है भाई कि यदि अंतर समान हो तो बीच वाली संख्याओं को हम क्या मानेंगे, औसत मानेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास 5 अंक है, 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब मुझे किसी ने ये बोल दिया कि भाई इतने संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो मैं देखते ही एक चीज तो समझ गया कि 2, 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6, 8 में 2 का अंतर और 8 और 10 में भी 2 का अंतर। मतलब अंतर समान है तो बीच वाली संख्या क्या होगा, औसत होगा। मतलब मैं ऊपर वाले नियम को या ऊपर वाले फार्मूला को फॉलो नहीं करूंगा, फिर मैं डायरेक्ट यहीं से डील करूंगा कि भाई बीच में कौन है। तो मैंने कहा शुरू से ये 2 अंक और अंतिम से ये 2 अंक, तो बीच में कौन सा अंक मिला, तो मैंने कहा 6 अंक में कौन सा अंक मिला भाई बीच में, तो मैंने कहा 6। तो यही 6 जो होगा उन पूरे संख्याओं का क्या माना जाएगा दोस्तों, औसत माना जाता है। आए भी समझ में, इतना समझ गए तो फिर बहुत सारे जो आपके गणितीय कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आपके लिए विशेष जानकारी ये है कि हमारे चैनल द्वारा अमीन पटवारी है ना, परीक्षा 2025 के लिए है ना, सीजी व्यापम के जो है इसके कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स और साथ में पीडीएफ मात्र 599 रुपए की प्राइस पर आपको ये क्या होगा, मिल जाएगा। और ये हमारे चैनल सीजी मैपोलॉजी एप्लीकेशन, सीजी मैपोलॉजी के एप्लीकेशन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये एंड्रॉइड ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको अमीन पटवारी के लिए जो कोर्स है, संपूर्ण कोर्स है ना, इस कोर्स में आपको सभी प्रकार के वो भी लेटेस्ट सवाल देखने को मिलेगा। जैसा पैटर्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसा पैटर्न बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, कंप्लीट क्लास मिलेगा। और साथ ही साथ है ना, हमारे जो सीजी मैपोलॉजी, ये है हमारे क्या चैनल के एंड्रॉइड ऐप सीजी मैपोलॉजी। क्लियर है, यहां से आपको मिल पाएगा। और यदि मैं केवल बात करूं मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर की स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं तो मात्र 349 रुपए के प्राइस पर भी ये उपलब्ध हो जाएगा। साथ में 149 रुपए के प्राइस पर आपको अमीन पटवारी का जो टेस्ट सीरीज है ये उपलब्ध है। क्लियर है दोस्तों, इतना जानकारी आज के लिए इतना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये नियम दूसरा क्या कहते हैं, ध्यान समझने मेरी बात को, ठीक है। प्रथम लगातार n सम संख्याओं का, किन संख्याओं की बात चल रहा है यहाँ पर, सम संख्याओं का। सम संख्याओं का औसत हमेशा n प्लस क्या होता है, 1 होता है दोस्तों, इतने याद रखना। अब मैंने मान लिया प्रथम लगातार n संख्या, तो मैंने 5 संख्या ले लिया, जैसे 2, 4, 6, 8 और ये 10। टोटल मैंने कितने संख्या लिया है आप खुद देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर कितने संख्या ले लिया हूँ, 5 संख्या। तो n की वैल्यू मेरे लिए यहाँ पर किसके बराबर है, 5 के बराबर है। मैंने क्यों भाई 5 के बराबर है, क्योंकि मैं संख्या 5 लिया हूँ। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या, तो n का मान किसके बराबर हो गया, 5। अब अभी मैं बताया कि इन सम संख्याओं के बीच अंतर समान होता है। मैंने कहा प्रारंभ से 2 अंक और ये अंतिम से 2 अंक, तो बीच वाला क्या होगा दोस्तों, मेरा औसत होगा। तो आप कह सकते हो कि 6 यहाँ पर क्या है, औसत है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मुझे मिलेगा कि भाई n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैं कुछ करूंगा नहीं। यदि इस n की जगह मुझे 5 संख्या दे रखा है कि भाई प्रथम लगातार 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो डायरेक्ट क्या करूंगा, इसी 5 में मैं केवल 1 जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जोड़कर क्या निकाला गया है, औसत निकाला गया है। तो बताओ 5 में 1 जोड़ते ही क्या मिल जाता, 6। यही 6 तो क्या था, मेरा सम संख्याओं का औसत था दोस्तों। आया भी समझ में। यदि मान लो मुझे यहाँ पर क्या निकालना रहता, उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 संख्या है और औसत कितना मिल गया, तो औसत तो मुझे 6 मिल गया। तो इन दोनों का गुणा करूंगा तो 5 छक्के जो 30 होगा, ये मेरा क्या होगा, उन सभी संख्याओं का योग। चाहो तो आप जोड़ कर देख लो, 2 और 4 6, 6 6 आपके पास 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 30 तो होगा ही। क्लियर है, तो ये होता है आपके पास औसत और आपके योग निकालने का तरीका। इतना जान लो तो आपको कोई भी चीज दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, अब हम बात करते हैं नियम तीसरा, और ये विषम संख्या पर आधारित है।
अब यहाँ पर बोला गया कि प्रथम लगातार n विषम संख्या, कितने विषम संख्या, n विषम संख्याओं का औसत हमेशा क्या होता है दोस्तों, n ही होता है, इतने याद रखना। अब मैंने कुछ विषम संख्या ले लिया, 1, 3, 5, 7 और 9। तो आप फिर यहां पर देख पाओगे कि मैंने 5 विषम संख्या लिया हूं, एक संख्या 2, 3, 4 और 5। तो n की वैल्यू यहां पर किसके बराबर है दोस्तों, यहां पर 5 के बराबर है। अब मैंने कहा कि ये विषम संख्या, तो इन संख्याओं के बीच अंतर भी समान होगा। होगा भाई, अंतर समान होने पर बीच वाली संख्या औसत होता है, तो प्रारंभ से 2 अंक और ये लास्ट से 2 अंक, तो बीच में कौन संख्या, तो आप कहोगे 5 है। यही 5 क्या होगा, मेरा औसत होगा। नियम कहता है कि प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत भी क्या होता है, n ही होता है। तो यहां पर जो भी अंक रहे उसी को मैं क्या मान लूंगा, औसत मान लूंगा। मान लो यहां पर 14 रहा तो 14 ही मेरा क्या बन जाएगा, औसत। मान लो यहां पर 16 रहा तो 16 ही मेरा क्या हो जाएगा, औसत। n की जगह जो भी अंक होगा वही अंक हमारा क्या बनेगा, औसत बनेगा। उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत ना हो, बस होना चाहिए कि लगातार n विषम संख्या के बारे में हो, तब की कैसे। अब जब हमको योग निकालना रहेगा तो योग का फार्मूला क्या होगा भाई, तो n इंटू n, मतलब यहाँ पर जो भी अंक रहेगा उसका वर्ग करना। जैसे 5 आया है तो 5 कहीं मैं क्या कर देता, वर्ग कर देता, 5 कितना हो जाता, 25, और ये हो जाता उनका योग। यदि हम जोड़ कर देखेंगे तो आप देख पाओगे कि 1 और 3 हो गया 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 25 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास विषम संख्या के केस के लिए। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। देखिएगा नियम चौथा क्या कहता है, यदि दिए गए प्रेक्षण के प्रत्येक अंक में समान अंक जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या तो भाग किया जाए तो सभी प्रक्रिया औसत में भी लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास कोई अंक है 2, ये अंक कुछ भी हो सकते हैं, 3, 5, मैंने कहा 7, ठीक है। आप कहोगे 7, 5, 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12, 5, 17, है ना। 17 और 17 तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 और जोड़ देते हैं, 3 इस प्रकार से, 3 और एक बार लिख दे इस प्रकार से। अब आप देख पाओगे, सबसे पहले तो इसका औसत निकालने की कोशिश करोगे कि भाई औसत है क्या, क्या है, औसत है क्या, ये आप जानने की कोशिश करोगे। तो मैंने एक चीज कहा, यदि मैं जोड़ कर देखा तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 3 कितना हो गया, तो मैंने कहा 20। सभी प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, 20। टोटल कितने अंक है हमारे पास, तो मैंने कहा प्रेक्षण की संख्या है 1 2 3 4 और 5, तो 5 से भाग दूंगा तो औसत कितना आना चाहिए दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 4 तो आना ही चाहिए। क्लियर है, यहां तक मैंने सभी प्रेक्षणों को जोड़ा और उनकी संख्या से भाग दिया तो क्या मिला, मुझे औसत मिला। अब नियम हमारा ये कहता है कि मान लो कोई भी अंक मैं जोड़ दूं या कोई भी अंक घटा दूं या कोई भी अंक से गुणा कर दूं या किसी भी अंक से भाग दे दूं, तो भी औसत में वो जितने भी आप प्रक्रिया कर रहे हो वो सब के सब प्रक्रिया औसत में भी लागू होगा। यदि इन सभी अंकों पर जोड़ रहे हो तो भाई उनमें मत जोड़ो, आप डायरेक्ट औसत में जोड़ो, ये बोलना चाह रहा है। उन सभी में यदि आप कोई अंक घटा रहे हो तो सभी अंकों में घटाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट औसत में घटाओ। सभी अंकों में गुणा कर रहे हो तो सभी अंकों में गुणा ना करते हम डायरेक्ट औसत में करेंगे। वही सेम प्रक्रिया भाग वाले का भी होगा। अब यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखाई देता हूं, यदि मैं सभी में 2 जोड़ देता हूं, सभी में 2 जोड़ देता हूं तो आप कहोगे सभी में 2 जोड़ने पर हम एक चीज तो देख पाएंगे कि अंक बढ़ जाएगा भाई। अंक बढ़ेगा तो ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 3 2 5, ये हो गया आपके पास 5 2 10, 7, 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 3 और 2 5। अब इन संख्याओं को जोड़ोगे तो 4 5 9 7 16, 16 9 25, 25 और 5 कितना हो गया, जोड़ने पर हो गया 30। अंक तो 5 ही है, तो 5 से भाग देंगे तो नया औसत कितना आएगा, 6 आया। ये औसत 6 तब आया है जब मैं सभी संख्याओं पर 2 2 जोड़ा हूं तब। तो मैं चाहता हूं कि जब मुझे 2 जोड़ा बोलने के है ना, जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, घटाने के लिए बोल दिया, कुछ भी करने के लिए बोल दिया जाए, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर जोड़ देता। 4 में ही यदि मैं 2 जोड़ देता तो भी मुझे नया औसत 6 के रूप में मिलता कि नहीं मिलता, मिलता। मानते हो भाई, तो ये होता है आपके पास क्या है ना, औसत में जोड़ने घटाने गुणा भाग, मतलब आप सभी में ना करो, यहां पर करोगे तो वो गड़बड़ होगा, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। मेन टारगेट कहां पर करना है आपको, औसत, जो भी औसत होगा उसी में जोड़ना, उसी में घटाना, उसी में गुणा और उसी में भाग करके आपका आंसर
ला लेना। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए प्रेक्षणों के दाएं और बाएं से समान स्थानों का औसत निकाला जाए, वह हमेशा मूल औसत के समान होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि मैं कुछ अंक ले लूं जैसे 2, 4, 6, 8 और ये 10, आप देख पा रहे हैं इन संख्याओं के बीच समान अंतर है, तो बीच वाला संख्या क्या होगा? आपका औसत होगा। प्रारंभ से 2 अंक और ये लास्ट से 2 अंक, तो बीच वाली संख्या क्या है? तो मैंने कहा 6। तो इन दोनों संख्याओं मतलब इन पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा? 6 होगा। मानते हो? अब यहां पर बोला गया है कि चाहे दाएं से हो या बाएं से, यदि आप समान स्थानों के अंकों का औसत निकालते हो तो भी औसत मूल औसत के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो मैं यहां से दूसरा वाला ले लिया, इधर से दूसरा, इधर से भी दूसरा वाला अंक ले लिया। ध्यान से देखो, इन दोनों का औसत निकालना चाहता हूं तो दोनों संख्याओं का औसत निकालने के लिए 4 और 8 को जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा 4 और 8 को जोड़ूंगा और 2 संख्या लिया हूं इसलिए 2 से क्या करूंगा? भाग दूंगा। तो आप देख पाओगे 4 और 8 को जोड़ने पर 12 और 12 को 2 से भाग देने पर आपको वही औसत मिलेगा जो हमको शुरू में क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। तो समान स्थान वाले अंकों को उठाकर यदि हम उनका औसत निकालें तो मूल औसत के बराबर होता है। आया भी समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला कॉन्सेप्ट है फिर ये, जब संख्याओं के बीच समान अंतर हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, सम, विषम या गुणज हो, तब औसत के फार्मूला एक और बन जाता है और इसको हम बोलते हैं अपरिमित डेटा के लिए। होता क्या है कि कई बार औसत के जो सवाल होते हैं उनमें शुरू में दे दिया कि 5 संख्या 6 संख्या। भाई 5 संख्या या 6 संख्या दिया, इसका मतलब वहां पर कैलकुलेशन आसान हो जाता है। लेकिन यहीं पर मैं आपको कहूं कि 127 संख्याओं का औसत, तो आप 127 संख्या तो नहीं लिख सकते। ऐसे केस में होगा क्या दोस्तों, जब लाइन बहुत बड़ा हो जाता है, लाइन बहुत बड़ा हो जाए, जैसे मैंने कहा 2, 4, 6 और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ये चले गया 108 तक। अब इतने संख्याओं का औसत निकालना है तो हम सभी को जोड़ते नहीं रहेंगे और ना ही हम बीच वाला डेटा खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, लास्ट तक, जैसे मैं यहाँ पर पिछले सवाल में बताया था कि समान स्थानों का योग भी मूल औसत के बराबर होता है। तो भाई ये शुरू से प्रथम अंक 2 और अंतिम से प्रथम अंक 108, इन दोनों को जोड़कर यदि मैं औसत निकालना चाहूं, डिवाइड बाई 2, 108 और 2 को जोड़ने पर 110, 110 को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 55। यही 55 मूल औसत के बराबर होगा। तो ऐसे यदि लंबा डेटा आ जाए तो उनको निकालने का फार्मूला होता है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर केवल 2 से भाग देते ही हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर औसत मिल जाएगा। क्लियर है? फिर बोला गया है कि योग की बात करें तो सेम है आपके पास योग के फार्मूला, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को भाग देंगे 2 से तो औसत मिलेगा और औसत में कुल संख्या का गुणा कर देंगे तो हमको जो डेटा मिलेगा वो क्या होगा दोस्तों? हमारे लिए योग का काम करने लगेगा। आए भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि मान लो कि एग्जामिनर ने ऐसे फार्मूला को दे दिया है ना और हमको पता नहीं है तो हमारा 1 नंबर कट जाएगा। तो ये जितने भी मैं फार्मूला लिखाए हूं, ये फार्मूला मोस्ट आईएमपी है, बिल्कुल रट ही लेना। क्लियर है? ये दिया गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, जब आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत के फार्मूला पूछा जाए तो क्या है भाई? n+1 ब्रैकेट ऑफ है, फिर ब्रैकेट 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला है। फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो n है ना, n+1, फिर उसके अंदर में वर्ग है, फिर डिवाइड बाई 4 सीधे, ये फार्मूला जो होगा ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का है। यदि मैं बात करूं प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो ये जो फार्मूला होगा ये हमारे पास सम संख्याओं के वर्गों का फार्मूला होगा और ये प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत का फार्मूला है। तो औसत के फार्मूला के लिए जितने भी जो मैं फार्मूला बताया हूं सभी फार्मूला को बिल्कुल लिख लेना किसी कोने में। क्लियर है? क्योंकि ये हूबहू छपने वाला डाटा है यार, है ना, ये फंसेगा ही मान लो, है ना, क्योंकि एग्जामिनर इसी प्रकार के पैटर्न को अपना रहा है। क्लियर है? यदि मैं मान लो यहाँ पर प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत की बात करूं तो औसत के लिए यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा और विषम संख्याओं के घनों के औसत के लिए निगेटिव वाला आ जाता है। क्लियर है? इन दोनों में अंतर इतना ही है कि आपके पास यहाँ पर
सम संख्याओं के वर्गों के औसत में यहाँ पर निगेटिव रहेगा, विषम संख्या की जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और वहां पर निगेटिव रहेगा। तो निगेटिव देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर कुछ और डाटा चेंजेस है लेकिन पहचान के रूप में। क्लियर है। फिर हम बात करें औसत चाल। औसत चाल के लिए फार्मूला हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। यदि औसत पूछ रहा है तो बेसिकली वो औसत चाल भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको पहले से क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। तो ये औसत चाल के लिए हो जाएगा। लेकिन एक निश्चित दूरी को x और y चाल से तय करो। मान लो आप अलग अलग चाल से तय करो लेकिन दूरी तो समान दूरी तय कर रहे हो, उस केस में औसत चाल का फार्मूला 2xy अपान x प्लस y होता है। ये जितने भी फार्मूला है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम सवाल करते हैं, चालू करते हैं अपने आज का पहला सवाल। और ये गजब का सवाल है दोस्तों, ध्यान समझना। ये आपके पास पहला सवाल है कि भाई नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान करें, है ना। जितने भी कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, उन कथनों को आपको चुनना है। अब पहला के कथन है कि लगातार संख्याओं का औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय क्या 2 होता है। होता है क्या भाई? तो हम देखें कि प्रथम, है ना, लगातार संख्याओं में चाहे वो प्राकृतिक ही क्यों ना हो, चाहे वो सम संख्या ही क्यों ना हो, चाहे विषम संख्या क्यों ना हो, और चाहे किसी अंक का गुणज ही क्यों ना हो, होना चाहिए क्या, वो केवल लगातार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लगातार होनी चाहिए। और लगातार है तो संख्याओं के औसत ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2 होता है। वैसे तो हम बीच वाली संख्या को भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डेटा दिया गया है तो इस आधार पर ये भी हमारा कथन क्या होगा? सही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो के कथन है मेरा यहाँ पर क्या है? एकदम करेक्ट है। फिर बोला गया कि प्रथम लगातार n संख्याओं का औसत क्या n+1 होता है। तो हम खुद इस चीज को देखें कि मैंने कुछ सम संख्या लिया, 2 4 5, 5 नहीं आएगा सम संख्या में आपके, 6 आएगा, 6, फिर मैंने कहा 8 और फिर 10। हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने लगातार सम संख्या, तो आप गिनकर खुद बताओगे, 1 2 3 4 और 5। तो मैं सवाल को ऐसे लिखता कि भाई 5 लगातार, वो भी प्रथम, है ना, वो भी कैसे? प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप इसी प्रकार से लिखते, इसको प्रथम बोल दिया तो 2 4 6 8 और 10। अब यहाँ पर औसत का फार्मूला क्या लगाते हैं आप कि भाई बीच वाली संख्या क्या होनी चाहिए? औसत। तो आपके लिए बीच का मान क्या है? 6। 6 ही आपका क्या बनता? औसत बनता। लेकिन यहाँ पर फार्मूला रूप में दिया गया है कि 5 जो है यहाँ पर n की वैल्यू को दिखा रहा है। क्या 5 जो है n की वैल्यू दिखा रहा है, तो क्या हमारे पास औसत n+1 होगा? n+1 करेंगे मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या औसत हमारे पास 6 था। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा औसत कितना है? 6 है। तो मैं ये कहूंगा कि एल वाला कथन भी जो होगा दोस्तों मेरा क्या होगा यहाँ पर? एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है। उसी प्रकार हमारे पास प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। ऐसा होता है क्या? तो हम इस चीज को भी देखे हैं, है ना। विषम संख्या केस में भी हम इसको देखे हैं कि मान लो हमारे पास कुछ विषम संख्या है, जैसे मैंने कहा 13 15 17 और मैंने कहा 19 और 21, मेरे पास 5 विषम संख्या। तो आप कहोगे कि विषम संख्या तो बीच वाली संख्या क्या होना चाहिए? औसत। तो औसत में कौन सा अंक होना चाहिए हमारे पास? तो आप कहोगे भाई 17 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब एक नियम और हम यदि यहाँ पर लगा देते हैं कि भाई हमारे पास टोटल कितने संख्या दिया गया है? यहाँ पर 5। लेकिन सवाल ये है कि यदि ऐसा बनाएंगे तो ये डेटा यहीं पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर प्रथम लगातार शब्द का यूज किया गया है। क्या बोला गया है? प्रथम लगातार। तो आपको सवालों को भी अच्छे से पढ़ना है। तो प्रथम लगातार में मैं 13 15 17 19 21 को नहीं ले सकता। मुझे लेना है तो मैं क्या लूंगा? तो मैं तो 1 से ही चालू करूंगा। 1 3 5 7 और 9। अब आप देख पाओगे प्रथम 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या होनी चाहिए? मेरा औसत। हमारे पास संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू जो होगा 5 होगा। तो यही 5 तो हमारे पास किसका काम करेगा? औसत का काम करेगा। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि एम कथन भी मेरा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब हमारे पास लास्ट है, औसत किसी समूह संख्या का माध्य होता है। क्या बोला गया है कि जो औसत होता है वो किसी संख्या समूह का क्या माध्य होता है। तो अभी तक हम तो यही चीज तो निकाले हैं
कि जो भी डेटा निकाले वो मिड पॉइंट ही निकाले हैं। क्या निकाले? मिड पॉइंट। जितने भी प्रेक्षण होंगे उनका बीच वाला बिंदु ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो इस आधार पर हमारे पास एन वाला कथन भी क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखें कि हमारे चारों की चारों कथन सही हो गए, है ना। के, एल, एम और एन ये सभी के सभी क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सवाल को और अच्छे से लिख लेना है ना। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखना अगला सवाल ये दिया गया है, कथन दिया गया है, प्रथम 137 लगातार सम संख्याओं का औसत 278 है। नीचे दिए गए अभिकथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनकर आपको क्या करना था? बताना था। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 272 है। क्या होगा भाई? तो हम कहेंगे हमारे पास टोटल दिया कितना है? तो मैंने कहा 137, है ना। लगातार वो भी किस प्रकार की संख्या है? सम संख्या दिया है। और इसका औसत कितना दिया है? तो मैंने कहा 278 दिया है। ध्यान समझना। अब इस संख्या को यदि मैं एक नियम से डेवलप करना चाहूं, बनाना चाहूं, तो मेरा पेन घिस जाएगा दोस्तों, लेकिन आंसर नहीं आने वाला। क्लियर है? तो इस सवाल को बनाने का कोई तो तरीका होना चाहिए। यदि मैं मान लो पहला संख्या x मान लू, दूसरा संख्या x प्लस 2 मान लू, तीसरा संख्या x प्लस 4 मान लू, चौथा संख्या x प्लस 6 मान लू, तो मुझे तो 137 संख्या लिखना है। कैसे लिखोगे इतने संख्या को? आप लिख पाओगे? है ना, इतना शॉर्ट टाइम में? तो ये तरीका हम क्या करेंगे? यहीं पर खत्म कर देंगे। ऐसे तरीकों से सवाल या एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, इन तरीकों से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम क्रैक करने के लिए हमको स्मार्ट अप्रोच आना चाहिए। तो मैंने कहा कि जितने भी हमारे पास संख्या, इसमें केवल एक कम कर दूंगा। ध्यान समझना, 137 में एक कम करूंगा तो कितना आएगा? मैंने कहा 136। ये 136 जो होगा गैप होगा दोस्तों। ध्यान समझना, जैसे मुझे निकालने के लिए बोल दिया जाए कि भाई कुछ पेड़ है मेरे पास। ध्यान समझना, मैंने कुछ पेड़ बना दिया इस प्रकार से, हरा भरा एक पेड़, ये दूसरा पेड़ और ये तीसरा पेड़। अब आपको पूछूं कि इन 3 पेड़ों में गैप कितने का है, तो आप कहोगे इन 3 पेड़ों में मुझे 2 गैप तो दिखाई दे रहा है। 2 पेड़ के बीच ये पहला गैप और ये दूसरा गैप। ठीक है, तो आप 3 पेड़ों के बीच का गैप कैसे निकाले? तो मैंने कहा एक कम करके निकाला हूं मैं। 3 में एक कम किया तो कितना निकला? 2। यही तो मेरा क्या था? गैप था। यही गैप बनेगा ना भाई। तो यहां पर भी मैंने 137 में एक कम करके 136 क्या बनेगा? गैप बनेगा। और चूंकि ये सम संख्या और सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, इसलिए 2 का गुणा कर दिया। अब आप देख पाओगे 136 दूनी कितना होता है? तो मैंने कहा 272। मतलब दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का, वो किसके बराबर होगा? 272 के बराबर। और ये अभिकथन एकदम क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। क्लियर है? फिर बोला गया अंतिम संख्या जो है प्रथम संख्या से 272 है। एक चीज बताओ भाई, अंतिम संख्या दी प्रथम संख्या से 272 अधिक नहीं होगा तो फिर अंतर कैसे जनरेट करोगे? तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर मेरा कारण भी एकदम क्या है? सटीक है। ये कारण इस बात की पुष्टि करता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या 272 बड़ी है, तभी तो उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर 272 का होगा। मानते हो इस चीज को? तो मैं कह सकता हूं कारण भी सही है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि हमारे कथन और कारण दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है भी मजाक? ठीक है, आज के सवाल जितने भी है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, और ये गजब का सवाल है। ध्यान समझना, एन लगातार प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो या गुणज हो, संख्याओं का औसत एम है। बोला गया कि एन प्राकृतिक संख्याओं या सम संख्याओं या विषम संख्याओं का औसत एम है। तो दिए गए प्रश्न के संदर्भ में सही कथन को चुनकर आपको बताना है। अगली 2 संख्याओं और पहली 2 संख्या शामिल कर दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, बोला गया। क्या लगता है भाई? तो मैंने एन लगातार, तो मैंने कहा कि भाई मैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या ले लेता हूं। ठीक है भाई, और एन लगातार मतलब प्रथम से तो नहीं है, तो मैं कहीं से भी रेंडमली उठा लूंगा। मैंने कहा 3, 4, 5, 6 और 7। मैंने 5 संख्या ले लिया। ध्यान समझना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये प्राकृतिक संख्या है और लगातार भी है 3, 4, 5, 6, 7 के रूप में। तो औसत क्या होगा? तो बीच वाला औसत होगा। तो बीच में कौन सा है? तो आप कहोगे भाई 5 है। यहाँ पर औसत के रूप में कितना मिल गया मुझे? 5। अब क्या बोला गया है कथन? अगली 2 संख्या, अगली 2 संख्या मतलब आने वाली 2 संख्या, मतलब 7 के बाद मैं 8 को भी शामिल करूं और 9 को भी शामिल करूं। फिर बोला गया है कि पहली 2 संख्या भी शामिल करना है। तो 3 के पहले 2 पड़ता है और 2 के पहले 1 पड़ता है।
पड़ता है। तो अब बोला गया कि अब जो औसत निकलेगा इन सभी संख्याओं का, मतलब 9 संख्याओं का, तो क्या औसत अपरिवर्तित रहेगा, क्या औसत 5 ही मिलेगा? तो मैंने कहा, ध्यान से देखा, अभी भी तो लगातार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीच वाली संख्या, तो मैंने कहा शुरू से 4 अंक और आखिरी से 4 अंक, तो बीच में कौन सा अंक है? 5। तो अब भी नया औसत कितना मिलेगा मुझे? 5। तो भाई पहले भी औसत 5 था और नया औसत भी कितना मिला? 5 ही मिला। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि औसत कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो मेरा पहला जो कथन होगा दोस्तों, ये एकदम क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। क्लियर है भाई? दूसरा बात करें, दिए गए संख्या के शुरू से दूसरा और अंतिम से दूसरा संख्या का औसत क्या समान होगा? तो मुझे अब दिए गए संख्या हमने क्या क्या माने थे? तो आप कहोगे 3 4 5 6 और ये 7 यही माने थे शुरू में। तो मैंने कहा औसत क्या निकला था? तो औसत मैंने मान लिया था 5। अब सवाल में बोला गया है दिए गए संख्या के शुरू से दूसरा है मेरे पास 4 है भाई, शुरू से दूसरा 4, ठीक है, शुरू से दूसरा 4 और अंतिम से दूसरा 6, इन दोनों का औसत निकालूं तो 4 और 6 को जोड़ूंगा तो होगा 10, और चूंकि दो संख्या जोड़ा हूं तो 2 से भाग दूंगा तो औसत कितना मिलेगा? 5। ये भी तो मूल औसत के बराबर मिला, क्या मिल गया? तो मैं कह सकता हूं कि भाई समान होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो ये कथन भी मेरा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर बोला गया संख्या में 2 जोड़ने पर औसत m+2 होगा। अब मैंने कहा कि भाई शुरू में औसत कितना था? m, और मैं बताया हूं कि सभी संख्याओं में यदि समान अंक जोड़ा जाए, समान अंक घटाया जाए, समान अंक का गुणा या समान अंक से भाग दिया जाए, तो ये प्रक्रिया डायरेक्ट हम औसत में भी लागू करेंगे। चूंकि जोड़ रहे तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट m में कितना जोड़ दूंगा? 2 जोड़ दूंगा, और ये कथन मेरा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम सटीक कथन होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, संख्याओं का योग n+1 होगा। कहां से संख्याओं का n+1 होगा? हमारे पास n 5 संख्या लिए है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या औसत संख्याओं का योग 6 होगा? भाई संख्याओं का योग हम देखेंगे 3 4 9 9 5 आपके पास 14 6 है ना, आपके पास कितना हो गया? 25 होना चाहिए ना, 3 4 7 5 12 6 18 7 कितना हो गया? 25 होना चाहिए था, हो कितना रहा है? 6। इसका मतलब n वाला कथन जो होगा दोस्तों क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है? k सही है, l और m। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये मेरे यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है? और आज का हमारा लास्ट सवाल और बेहतरीन सवाल देखिएगा, ये रहा। ये मिलान करके आपको क्या करना था? बताना था। अब मैं जो जो डेटा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा कि औसत का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे प्रेक्षणों के योग को जब उनकी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो डेटा प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? हमारे लिए औसत कहलाता है। औसत चाल मतलब क्या होता है? तो कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर जो डेटा प्राप्त होगा वो क्या होगा हमारे लिए? औसत चाल होता है। विषम संख्याओं का वर्गों का औसत, तो विषम संख्या के लिए पहचान बताया था, निगेटिव रहना चाहिए, तो इसका पहला हो जाएगा और सम संख्याओं के लिए दूसरा हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन है भाई? तो मैंने कहा के का होना चाहिए चौथा, सॉरी के का तीसरा यहाँ पर है, के का पहला है गलत, के का चौथा है गलत, और के का तीसरा यहाँ पर है। फिर एल का हमारे पास चौथा है, एल का चौथा यहाँ पर है, एल का पहला यहाँ पर है, तो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं और कल मैं फिर नए सवालों के साथ एक बार फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।